सभी बेरोजगारों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और CSPHCL डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन और बाकी बातों से संबंधित जो मैं वीडियो बनाने वाला था वो वीडियो आ चुकी है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि टॉपर और आपके बीच में कितने का फासला है। ठीक है, टॉपर और आपका जो मार्क्स है उसमें कितने नंबर का डिफरेंस है। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि बिलासपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर रायपुर जो रीजन है, अंबिकापुर रीजन है और साथ में जगदलपुर रीजन है, इसमें टॉपर के मार्क्स लगभग लगभग कितने हैं ये। और साथ ही इसके बाद हम लोग लास्ट चर्चा करेंगे कि डीवी का डेट कब तक है। ठीक है, मतलब कब तक आपको डीवी के लिए जो डेट है, बुलावा है, वो आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहेंगे, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस इसमें समझेंगे कि हमारे इस एग्ज़ाम में कितना हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में और हमारी मेहनत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए कि नॉर्मलाइजेशन पे बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन जो है वो उसका रोल क्या था। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन देखो भाई कि कोई जब एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम को एक शिफ्ट में कराना पॉसिबल नहीं हो तो एग्ज़ाम को 6-7 शिफ्ट या उससे ज़्यादा शिफ्ट में कराया जाता है। अब आप लोग को पता है हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो 6 तारीख से लेके कुछ 13 तारीख के आसपास तक हुआ था, मतलब 6-7 दिन तक कंटिन्यू एग्ज़ाम हुआ था और उसमें 3-3, 4-4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। तो मतलब कि मान के चलिए 7 चौक 28, लगभग 25-28 शिफ्ट कुछ रहा होगा जिसमें इतने सारे एग्जाम हुए। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर तो सेम दे नहीं सकते हैं, तो अलग अलग क्वेश्चन पेपर देते हैं, तो किसी में इजी, किसी में टफ। तो जो भी क्वेश्चन पेपर का आपका लेवल रहेगा उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि एक शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो टफ आ गया और दूसरी शिफ्ट में वो क्वेश्चन पेपर ईजी है, तो टफ वाले में मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन ही बच्चे अटेम्प्ट कर पाए और ईजी वाले में उन्होंने मान लीजिए 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। तो इन दोनों पेपर को बैलेंस करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ता है क्या। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बिल्कुल बढ़ता है। किसका बढ़ता है ये मैटर करता है। तो नॉर्मलाइजेशन में जो स्कोर है वो किसका बढ़ता है और इस एग्ज़ाम में किसका स्कोर बढ़ा है। ठीक है, तो जिन लोगों की, मैं बता दूं कि जिन लोगों की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, एक्यूरेसी, अगर आपने मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, आपका शिफ्ट, इसके लिए दो बात पे डिपेंड करता है। पहला तो ये कि आपका जो शिफ्ट है वो इजी है कि मॉडरेट है कि डिफ़िकल्ट है, इस बात पे डिपेंड करता है। दूसरा आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आपका शिफ्ट जो है वो हार्ड है या मॉडरेट है ना, मीडियम लेवल का है, और अगर आपकी एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा है तो आपको नॉर्मलाइजेशन का बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जितनी कम आपकी एक्यूरेसी होगी नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा उतना ही कम मिलेगा मोस्ट केसेस में। कभी कभी ये अपवाद भी शामिल हो जाते हैं, साबित हो जाता है, आपको तो पता ही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो अगर आपकी एक्यूरेसी 90% से ऊपर रही होगी, बहुत सारे लोगों की जिसमें थी, और उनका शिफ्ट भी लगभग मॉडरेट था, क्योंकि वैसे तो इस बार के सारे शिफ्ट लगभग सेम ही लेवल के थे। ऐसे कोई नहीं बोल सकता कि हमारा एकदम ज़्यादा था कि किसी का एकदम कम था। लगभग लगभग सारे शिफ्ट जो थे वो सेम लेवल के थे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का जो ये CSPHCL ने किया है, बहुत खतरनाक नॉर्मलाइजेशन किया है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि इसने शिफ्ट को ईजी टू डिफ़िकल्ट के बीच में कहीं देखा भी है करके। ठीक है, तो किसका स्कोर बढ़ेगा? जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी और जिसका शिफ्ट टफ रहेगा। अब आपकी किस्मत में अगर ऐसा हो तो आपका स्कोर बढ़ेगा। फिर अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो बिल्कुल एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, इतना खतरनाक हुआ है कि कुछ बताया नहीं जा सकता। अभी मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि कितना खतरा नॉर्मलाइजेशन इसमें देखने को मिला है। ठीक है, कैसे हुआ है, मतलब कितना बढ़ा है स्कोर, किसका बढ़ा है और कितना बढ़ा है। तो भाई ये देखने से पहले अपने दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, देखो इसमें हमारे यहाँ हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, उन्होंने अपने अपने कमेंट में बताया। देखिए ये एक भाई है जिनका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है 76 नंबर। ठीक है, मैं इसको फिर से इनको मिटा देता हूँ। देखिए नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो इनका है ये है 76 नंबर और रॉ मार्क्स था 57 नंबर। मतलब समझ रहे हैं ना, सीधा सीधा 20 नंबर बढ़ा है इनका, 20 मार्क्स बढ़ा है नॉर्मलाइजेशन में, ये जो हमारे भाई हैं। ठीक है, इसके अलावा
यहाँ पे ये देखिए एक जो हमारे यहाँ एक और हमारे मित्र हैं सब्सक्राइबर, इनका रॉ मार्क्स था 45 और फाइनल मार्क्स है 62, मतलब समझ रहे हैं ना, 17 मार्क्स इनका बढ़ा है, 17 मार्क्स। इसके बाद यहाँ देखिए एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका रॉ मार्क्स था 52 और इनका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है 59, मतलब इनका भी लगभग 16-17 मार्क्स बढ़ा है। तो इनको ज़बरदस्त बेनिफिट मिला है नॉर्मलाइजेशन का, ऐसा बोल सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही होगी और इनका शिफ्ट भी मॉडरेट रहा होगा, जैसा कि मैंने बताया। अब ये देखिए यहाँ पे एक हमारे भाई हैं जिनका रॉ मार्क्स 72.2 इनका रॉ मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन में इनका सिर्फ 0.5 बढ़ा है। ठीक है, तो इनका कंप्लेन भी है कि कई लोगों का काफ़ी बढ़ा है, तो इनको काफ़ी उससे नाराज़गी है और जाहिर सी बात है होनी भी चाहिए, क्योंकि स्कोर ही इनका कुछ इतना कम नॉर्मलाइज करके स्कोर दिया है इनको। मतलब कि समझिए 72 स्कोर है और 0.5 बढ़ रहा है। अगर इनको अच्छे से मार्क्स, मतलब जैसे सबको मिला है 8-10 मिनिमम तो मिला ही है, तो ये काफ़ी अच्छे पोजीशन पे होते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको काफ़ी नाराज़गी जिन्होंने दिखाई है कि इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में, और ये बिल्कुल जायज़ है जो वो बता रहे हैं, जिस हिसाब से उनका ये कहना है वो बहुत जायज़ है। ठीक है, तो खैर अब इस पे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जितना हो सके CSPHCL को आप बोलोगे तो भी कोई फ़ायदा है नहीं, वो करेंगे अपने मन का ही और देंगे रिजल्ट अपने मन का ही। अब देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब कि टॉपर और आपके बीच में कितने का फासला है। ठीक है, जो टॉपर हैं और आप हैं कहाँ हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जगदलपुर रीजन की। ठीक है, जगदलपुर रीजन की बात करें तो इसमें देखेंगे तो जितना, एक तो जगदलपुर से हमारे पास उतने ज़्यादा डाटा अवेलेबल है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी जितने डाटा अवेलेबल हैं उस हिसाब से टॉपर का जो स्कोर है वो 74 से लेके 75 का है। इस आसपास में ही टॉपर का स्कोर है। तो आप अपना स्कोर और टॉपर का स्कोर देख लेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप विश्लेषण कर सकें कि आपका जो टाइपिंग का स्कोर है, जैसे मान लीजिए आप, जैसे टॉपर ने 75 नंबर पाए और आप मान लीजिए 70 नंबर है, तो आपका रैंक कुछ भी रहे, लेकिन आप मान के चलिए कि आपको 4 नंबर 5 नंबर कवर करना है टाइपिंग, मतलब शुरू के जितने लोग हैं उनकी टाइपिंग और आपकी टाइपिंग में 4-5 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे जो अंबिकापुर रीजन है, अंबिकापुर रीजन में टॉपर का मार्क्स कितना था। तो इस रीजन में जितना हमारे पास रिस्पांस आया है, तो 78 से 79 नंबर हमारे टॉपर का स्कोर रहा है। ठीक है, 78 से 79 नंबर टॉपर का स्कोर रहा है। इसके बाद बात कर लें तो सबसे इम्पोर्टेंट बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, ये सब रीजन की, तो यहाँ पे जो टॉपर का स्कोर है वो 85 के लगभग रहा है। ठीक है, तो आप 85 बिलासपुर रायपुर रीजन का टॉपर का लगभग स्कोर है। यहाँ एक एक नंबर में 30 लोग हैं, लगभग एक नंबर के डिफरेंस में 30 लोग आ रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आपका स्कोर 50 है और किसी का स्कोर 51 है, तो उन दोनों के रैंक के बीच में 30 लोगों का फासला है। अब देखिए ये इतनी बातें हैं। इसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो टाइपिंग टेस्ट हुआ, ये टाइपिंग टेस्ट कितना असर पैदा कर सकता है, टाइपिंग टेस्ट कितना असर पैदा करेगा, तो ये बहुत लोग समझ नहीं रहे, लेकिन बहुत मेजर इम्पैक्ट है इस टाइपिंग टेस्ट का। कैसे समझिए, देखिए जैसे आप जैसे टॉपर, जैसे मैंने बताया कि टॉपर हमारे पास बिलासपुर रायपुर रीजन का एग्जांपल लेते हैं। 124 पोस्ट इसमें जनरल का है, 124 पोस्ट है, और जो टॉप रैंकर्स हैं, मान लीजिए रैंक 1 से लेके रैंक 125 130, इनके जो मार्क्स हैं, इनके मार्क्स में मुश्किल से 6 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, 6 नंबर का। तो अगर ये टॉपर लोग अगर अच्छे से टाइपिंग नहीं करते हैं और इधर पीछे वाले लोग अगर टाइपिंग में, जैसे टॉपर मान लीजिए शुरू के 50-60 लोग हैं, उन लोग 50-60 लोग हैं, उनका शुरू के नहीं, मतलब मान के चलिए इस बीच में जितने भी 50-60 लोग हैं उन्होंने 44 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं अगर, और मान लीजिए 44 या 45 ऐसे दोनों में स्कोर कर रहे हैं, तो उनका लगभग स्कोर 90 होता है। लेकिन वहीं पे अगर ये पीछे वाले लोग अगर 50-50 ले आते हैं तो 100, यानी कि 10 नंबर का डिफरेंस इनके में आ गया, तो जो पीछे वाले लोग हैं वो सामने आ सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि आपका फर्स्ट रैंक है,
सेकंड रैंक है, आप टॉप 10 में हो तो आपका सिक्योर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसका टाइपिंग बहुत अच्छा है, जिसका रैंक, मैं अगर बोलूँ बिलासपुर रायपुर रीजन के एग्जांपल में, जिनका रैंक जो है वो लगभग 300 से नीचे है और जिनका टाइपिंग 50 में 50 बिल्कुल मिल जाता है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा चांस है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, फीमेल मेल पे डिपेंड करेगा, तो काफ़ी बातों पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर देखें हम तो इस एनालिसिस पे ये हमको समझ में आ जाता है ये चीज़, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि डीवी के लिए आपको कब बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो हमने जितने अपने निजी सूत्रों से पता किया है, उनके बाद वहाँ पे जो बिजली विभाग में कार्यरत हैं, तो उनका कहना है कि लगभग आपके पास 20 सितंबर तक का जो डेट है उसमें आपको डीवी के लिए इस बीच में आपको नोटिस मिल जाएगा। मतलब देखिए, ये जो प्रोसेस है इसको अब काफ़ी प्रोसेस में देरी होनी नहीं है, क्योंकि आपका जो जेई का है वो उसका रिजल्ट पूरा आ गया है, उसका डीवी वगैरह हो गया, तो इसका जो डीवी है ये भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो इसके लिए 20 सितंबर तक का टाइम उन्होंने एक एक्सपेक्टेड बताया हुआ है, ठीक है। तो इस बीच में आपका डीवी के लिए आपका नोटिस आ जाएगा, उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी आपके जितने भी क्वेरीज हैं उसको आप बिल्कुल पूछिए, हम सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एनालिसिस करते हैं और हम इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। आपकी बात है तो हम तक पहुंचाइए, हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।